अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को टाइमली देख लें। आज फिर मुझे कुछ सामान लेकर जेल जाना था। जेल में कैदी औरतों ने कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान लिखवा रखा था जो जेलर ने मुझसे मंगवाया था। बस सुबह उठते ही बाजार के लिए तैयार हो गया। बाजार के लिए निकलने लगा तो अम्मा ने कहा, तुम पहले नाश्ता करते जाओ, सारा दिन तुम्हारा इन कैदियों में ही गुजर जाता है। बात भी अम्मा की ठीक थी। मैंने नाश्ता किया, चाय का कप रखा और अपने काम के लिए निकल गया। जब मैं बाजार पहुंचा तो मैंने देखा कि मैं अपनी जेब में कैदियों की जरूरत वाली चीजों की पर्ची घर ही भूल आया हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आया। पहले ही टाइम कम था, ऊपर से बार बार घर के चक्कर। चीजें भी बहुत जरूरी थी जो आज ही पहुंचानी लाजिम थी। मैं तेजी से घर की तरफ मुड़ा। आज तो पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया था जो परेशानियों का सामना ही करना पड़ रहा था। मोटरसाइकिल को किक मारी तो मोटरसाइकिल की ब्रेक टूट गई। अब पैदल चलते हुए कोई वर्कशॉप ढूंढने लगा। इतनी सुबह सुबह कहाँ खुली मिलती वर्कशॉप। मैं चलता रहा कि दूर कहीं मुझे एक पेट्रोल पंप नजर आया। मैंने सोचा चलो पेट्रोल भी डलवाया जाए और इसी की वर्कशॉप से ब्रेक का भी मसला हल करवाया जाए। मैं तेज तेज कदम चलता हुआ पेट्रोल पंप की तरफ जाने लगा। पेट्रोल पंप से मैंने पेट्रोल डलवाया और वर्कशॉप के खुलने का इंतजार करने लगा। इधर से मुझे ये फिक्र खाई जा रही थी कि मैं देर से पहुंचा तो जेलर से भी मैं इज्जत अफजाई करवाऊंगा अपनी। कुछ देर इंतजार करने के बाद वर्कशॉप भी खुल गई। मैंने जल्दी से अपनी बाइक की ब्रेक ठीक करवाई और टायर में भी हवा भरवाई। अब मुझे बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। मैंने जल्दी से जेल का रुख किया। काफी तेज बाइक चलाने से मैं जेल जल्दी पहुंच गया। जेल का दरवाजा खुलवाने के बाद जैसे ही मैं अंदर गया तो जेलर ने मुझसे पूछा कि सबकी जरूरियात की चीजें आ गई हैं तो जल्दी से अंदर सब औरतों को देकर फिर जाते हुए मेरी बात सुनकर जाना। मैंने जेलर की बात सुनी और अंदर औरतों की जेल में चला गया। हर औरत अपनी चीज के लिए लाइन में लग गई। मैंने सबको बारी बारी इनकी अशिया थमाई और मैं जेलर की बात सुनने के लिए उसके कमरे में चला गया। जेलर ने मुझसे पूछा कि सब कैसा जा रहा है, किसी कैदी की वजह से कोई परेशानी तो नहीं आ रही या कोई मशकूक हरकत महसूस की हो। मैं अक्सर जेलर को औरतों के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहता था। मैंने हर कैदी के बारे में जेलर से बात की। कोई भी ऐसी कैदी नहीं थी जिसके बारे में कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की जरूरत महसूस होती। सब पुरसुकून तरीके से अपनी बाकी की जिंदगी जेल में गुजार रही थी। ये बात अलग थी कि हर कोई किसी न किसी की सताई हुई थी, किसी न किसी के जुल्म का शिकार थी। यहाँ की कैदी औरतें मेरे साथ अक्सर अपने दिल की बात कर लिया करती क्योंकि मैं इनके पास बैठकर इनसे इनके दिल के हालात जानने की कोशिश करता रहता था। मुझे इतना अरसा हो गया था इनके बीच आते जाते। अब मैं इनके लिए एक एतमाद वाला बंदा था। ये कैदी औरतें बिला झिझक मुझसे अपनी ज़रूरियात की चीज़ों का कह देती और मेरी हर मुमकिन कोशिश होती कि हर कैदी औरत की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए मैं इनकी हर ज़रूरत पूरी करूं। इसलिए मेरा इन कैदी औरतों के साथ एहसास का रिश्ता बन चुका था। मैं इन औरतों की आवाज़ जेलर तक पहुंचाता और जेलर किसी हद तक इनका साथ देता। इनकी भी मजबूरी थी। वो इस पूरे सिस्टम के हाथों मजबूर था। बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त पाते थी जेल में जिनको ये औरतें बर्दाश्त करती थी। जेल का सिस्टम ऐसा था कि बहुत सी औरतें बड़े बड़े ओहदों पर लगे अफसरान के जुल्म का शिकार होती, लेकिन यहाँ का जेलर हर मुमकिन कोशिश करता कि वो अपने कैदी औरतों का जितना हो सके साथ दे। यही वजह थी कि हुकूमत के कुछ अय्याश लोग इस जेलर को पसंद नहीं करते थे। वो हर वक्त इसकी ट्रांसफर के चक्कर में लगे रहते और जेल की औरतों की वजह से हर दफा जेलर की ट्रांसफर रुक जाती। जेलर के आने की वजह से बहुत ज्यादा मामलात ऐसे थे जो कि उसने कंट्रोल कर रखे थे। उसके आने से पहले जेल में औरतों का कारोबार किया जाता। जिसका दिल चाहता वो इन कैदी औरतों की इज्जतों के साथ खेलता चला जाता और रात की तारीकी में इनकी इज्जतों को पामाल किया जाता। यहाँ पर हर कैदी का दुनिया का सताया हुआ ही था। कुछ औरतों अपने ससुराल के हाथों अपनी जिंदगियां तबाह कर चुकी थी तो कुछ ने उनकी जिंदगियों को तारीकियों में बदल दिया था और कुछ मोहब्बत झूठी की सताई हुई थी। यहाँ जिस औरत की तरफ देखते एक नई कहानी सुनने को मिलती। मुझे कई दफा बहुत तरस आता। इनमें कुछ तो वाकई तरस के काबिल होते और कुछ का तो दिल करता था कि खुद जान से मार दिया जाए। यहाँ ज्यादातर जुल्मों सितम का शिकार हुई औरतें कैद में थी। ये तो इन सब का रोज का मामूल हो चुका था। जिस हफ्ते भी मैं आता ये सब देखने को ही मिलता। हर कोई दुखी होता। जहां तक नजर जाती हर किसी के साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई थी। मैंने अपना काम किया और घर जाने लगा और जेलर ने
اگلے ہفتے کی چھٹی لے لی کیونکہ میری شادی تھی۔ سب قیدی عورتوں نے سنا تو بہت زیادہ خوش ہوئی اور ڈھیر ساری دعائیں دینے لگی۔ میرا ان سب کے ساتھ ایک اچھا رشتہ بن گیا تھا۔ میں پورا ایک ہفتہ اپنی شادی کی وجہ سے جیل نہ جا سکا کیونکہ نئی نئی شادی ہوئی تھی اور بیگم کو بھی خوش رکھنا تھا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے میری قیدی بہنوں کی دعاؤں سے بہت اچھی بیوی دی تھی۔ آج جب میں جیل میں گیا تو مجھے قیدی عورتوں نے تمام حالات سے آگاہ کیا۔ جیل کے حالات دن بہ دن بگڑتے جا رہے تھے۔ کچھ غلط لوگوں کی وجہ سے جیل میں عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا جانے لگا تھا۔ طاقت رکھنے والوں نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر جیلر کی ٹرانسفر کروا دی اور ایک ایسا جیلر یہاں پر تعینات کر دیا گیا۔ نیا جیلر کچھ غلط لوگوں کا غلام تھا۔ آج جب میں جیل میں سامان دینے کے لیے گیا تو میں نے ایک لڑکی کو دیکھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان حال بیٹھی تھی۔ مجھے اس پر بہت ترس آ رہا تھا۔ بہت چھوٹی سی عمر میں آخر اس نے ایسا کیا جرم کیا؟ جیل کی سزا کاٹنی پڑ رہی تھی۔ میں نے سب کو ان کی ضروریات کا سامان دیا۔ وہ لڑکی ایک کونے میں خاموش بیٹھی بس دیکھتی جا رہی تھی۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تمہیں کوئی چیز منگوانی ہے تو بتا دو، میں نوٹ کر لوں۔ لڑکی نے مجھے کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی کسی کے ساتھ بھی دوستی کوئی نہ تھی، نہ وہ کسی سے بات کرتی تھی، بس سارا دن کونے میں پڑی رہتی تھی۔ میں گھر واپس آیا تو سارے راستے وہ لڑکی میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل نہیں ہوئی۔ اس کے بارے میں سوچتا رہا کہ اس نے ایسا کیا کیا جو اس کو اتنی چھوٹی سی عمر میں جیل کی سزا کاٹنی پڑ رہی ہے۔ طرح طرح کے خیال میرے دماغ میں گھر کرتے جا رہے تھے جن کی وجہ سے میرا بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں گھر گیا تو بہت زیادہ پریشان تھا۔ نہ کھانا کھایا، نہ کھا رہا تھا، نہ میرا دل کسی کام اور میں لگ رہا تھا۔ میری آنکھوں کے آگے وہی لڑکی آئی جا رہی تھی اور یہی سوچ مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی کہ آخر ایسا کیا گناہ سرزد ہو گیا اس لڑکی سے۔ میں پریشان اپنے بستر پر لیٹا تھا کہ میری بیوی نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم کچھ اداس لگ رہے ہو۔ میں نے بیوی سے کہا کہ نہیں، میں اداس نہیں ہوں، میں پریشان ہوں۔ آج جیل میں ایک عجیب سا واقعہ دیکھا ہے تو بس وہی دماغ پر سوار ہے۔ بیوی کے پوچھنے پر میں نے بتایا کہ ایک چھوٹی سی عمر کی لڑکی ہے جو جیل میں آج ہی لائی گئی ہے۔ اللہ جانے وہ کس گناہ کی سزا کاٹ رہی ہے۔ بھلا اتنی چھوٹی سی لڑکی سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا تھا جو وہ جیل میں آ پہنچی۔ دوسری طرف جیلر تبدیل ہو گیا ہے، وہ بھی پریشانی والی بات ہے۔ طاقتور لوگوں نے اپنے جسم کی ہوس کو مٹانے کے لیے جیلر کی چھٹی کروا دی۔ جیلر نے بڑا اچھا سنبھالا ہوا تھا۔ جیلر کو ہر عورت اس کے ساتھ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی تھی۔ اب وہ جو جیلر آیا ہے وہ انتہا کا گھٹیا انسان ہے۔ اس کی تو اپنی ہی نظروں میں حیا نہیں تو کسی اور کی کیا عزت کرے گا۔ بس یہی چیز سوچ کر گھبرا رہا ہوں کہ ان عورتوں کے ساتھ کب تک یہ ظلم و ستم ہوتا رہے گا۔ کچھ تو پیشہ ور مجرم ہے لیکن جو بے قصور ہے، بے گناہ ان جیلوں میں سڑ رہی ہیں، کسی کے لیے گناہ کی سزا بھگت رہی ہیں۔ ان کا کیا قصور ہے؟ بیوی نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم نے اس سے پوچھ لینا تھا کہ وہ کس جرم کی سزا کاٹ رہی ہے، اس کا بھی دل ہلکا ہو جاتا۔ آج میں نے بہت کوشش کی اس سے بات کرنے کی، لیکن وہ اس قدر صدمے میں تھی کہ وہ کسی سے بھی بات کرنے کے لیے راضی ہی نہ تھی۔ وہ کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ جیل کی باقی عورتوں نے بتایا کہ اس کو 2-3 دن ہو گئے ہیں جیل میں آئی ہوئی، لیکن یہ کسی کی کوئی بات نہیں کرتی، نہ بولتی ہے، نہ کچھ کھاتی پیتی ہے، بس ایسے ہی اسی جگہ بیٹھی ایک جگہ ہی دیکھتی رہتی ہے۔ مجھے اس پر بہت ترس آ رہا تھا۔ اس کی حالت کا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے؟ میرا سارا دن اور ساری رات اسی پریشانی میں گزر گئی۔ میں نے سوچا کہ میں دوبارہ جیل جاؤں گا تو اس لڑکی سے ضرور بات کرنے کی کوشش کروں گا اور یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ آخر وہ یہاں کس جرم کی سزا کاٹ رہی ہے۔ ہر ہفتے جیل جاتا، ابھی ہفتہ کا دن آنے میں 5 دن باقی تھے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے ہیں میں جیل نہیں گیا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ جلدی جلدی یہ دن ختم ہو اور میں اس لڑکی سے مل پاؤں۔ کئی دفعہ میرا دل چاہتا کہ پورا ہفتہ ہونے سے پہلے یہ ایک چکر جیل کا لگا لوں، لیکن کیونکہ جیلر بہت کھڑوس تھا اس وجہ سے میرا جیل میں ایسے جانا مناسب نہیں تھا۔ اسے شک ہو جاتا کہ میں عورتوں کے لیے جاسوسی کرتا ہوں۔ میں نے گن گن کر دن گزارے، آخرکار وہ دن آ گیا۔ مجھے آج پھر قیدی عورتوں کے لیے سامان لے کر جانا تھا۔ میں نے سامان اکٹھا کیا اور جیل کے لیے نکل گیا۔ میں سارے راستے سے سوچ میں تھا کہ میں آج اس لڑکی سے بات ضرور کروں گا۔ جیسے ہی جیل میں پہنچا تو جیلر نے مجھے اندر جانے سے روک دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں عورتوں کے ساتھ ان کے مسئلے ڈسکس کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میرا اندر جانا منع ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس کے باوجود بھی جیلر کسی صورت میری بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ ایک میں ہی تھا جس سے یہ عورتیں اپنی ہر بات کرتی ہیں، ان کے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی ہیں۔ میں نے سامان بھی نہ دیا اور باہر نکل آیا۔ میں باہر آ کے مسلسل سوچنے لگا کہ اب ایسا کیا کروں کہ جیلر مجھے اندر جانے دے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں دوبارہ اندر گیا اور میں نے جا کر کچھ پیسے جیلر کی ٹیبل پر رکھے۔ مجھے پتا تھا کہ یہ بہت لالچی ہے، پیسوں کی لالچ میں
ये मुझे अंदर जाने देगा। मैंने उसे पैसों को दिए और उससे इजाज़त लेकर अंदर चला गया। सब ख़वातीन मेरा इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने मुझे अपनी जेल के अंदर आते देखा, तो सब एक-एक जगह पर जमा होने लगी। पर मेरी नज़र उसी लड़की को ढूंढ रही थी। मुझे कहीं नज़र ना आई वो लड़की। मैं बहुत हैरान हुआ। एक कैदी औरत ने मुझसे पूछा कि किसको तलाश कर रहे हो? मैंने उसे बताया कि वो पिछले हफ्ते एक नई बच्ची यहाँ पर आई थी कैदी, उसको देख रहा हूँ। वो आज नज़र नहीं आ रही, कहाँ पर है? मेरे पूछने पर उस औरत ने बताया कि उस बच्ची को तो 2-3 दिन हो गए हैं जेलर ले जाता है और उसके साथ अपनी हवस पूरी करने के बाद अधमरा करके उसको छोड़ देता है। मैं ये बात सुनी तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं परेशान हो गया। मेरा दिल करता था कि मैं इस जेलर को जान से मार दूं। इस जेल में होते हुए जुल्म को मैं कैसे रोक सकता था, ये कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने इससे पूछा कि वो इस वक्त कहाँ पर है। उस औरत ने बताया कि वो दूसरी जगह पर है। मैं गया तो वो एक जिंदा लाश बनी जमीन पर गिरी हुई थी। मुझे उसे देखकर बहुत तरस आया। जी कर रहा था चीख चीख कर रोऊं। हमारे सिस्टम गलत की वजह से यहाँ औरतों पर इतना जुल्म बर्दाश्त कर रही थी। मैंने उसे आवाज़ दी, कितनी दफ़ा बुलाने पर भी उसने मेरी आवाज़ ना सुनी। मैंने बारहा उसे आवाज़ दी और कहा कि मैं मदद करना चाहता हूँ। उसने मेरी एक बात ना सुनी। मुझसे उसकी यह हालत भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं सोच रहा था कि किस तरह का फूल है ये, इसके माँ बाप कहाँ हैं? क्यों इसके पीछे कोई आता नहीं है? ऐसा इसने क्या किया कि यहाँ इतनी बड़ी सज़ा काट रही है? ऐसे ही कई दिन गुजर गए मगर वो किसी से बात ना करती थी। ऐसे ही कई माह गुजर गए और उसने अपने दिल का हाल किसी से बयान ना किया। वो रोज एक ताजा फूल की तरह खिलती और तरह तरह के हाथों में मचली जाती। और फिर एक दिन अचानक उसने मुझसे कहा कि मुझे बाल उतारने वाली करीम चाहिए। मैं इसकी बात सुनकर हैरान रह गया। मुझे इसकी बात से बेहद खुशी हुई थी कि उसने मेरे साथ बात तो की, चाहे अपनी जरूरत की चीज के लिए ही बात की। जब उसने मुझे बुलाया तो मुझे अब आसान लगने लगा था इसके बारे में सब कुछ जानना। मैं ऐसे ही जेलर को पैसे लगाता और कई कई घंटे इन औरतों के साथ अंदर गुजारता, इनकी ज़रूरियात की चीज़ें इनको मुहैया करता। मैंने इस लड़की की भी ज़रूरत की चीज़ इसे लाकर दी। उसने मुझसे अपनी करीम की डिब्बी पकड़ी और जाने लगी। मैंने उसे रोक कर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो मुड़कर मेरी तरफ देखने लगी। मेरे पूछने पर उसने मुझे अपना नाम फातिमा बताया। मैंने उससे कहा कि तुम्हारा नाम बहुत प्यारा है। मैंने उससे कहा कि मेरे अंदाजे के मुताबिक तुम्हारी उम्र लगभग 13 या 14 साल होगी। उसने बोला 14 साल है। मैंने कहा, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम किस जुर्म की सजा यहाँ काट रही हो? मेरा इतना पूछना था कि वो लड़की अपने कमरे की तरफ जाने की लगी। मैंने बहुत कोशिश की पर उसने मेरी किसी बात का जवाब न दिया, बस खामोशी से चलती गई। मैं तसल्ली में था कि जो मुझसे कभी बात नहीं करती थी तो अब इतना हो गया है कि मुझसे बात करने लग गई है, अपनी चीज़ों के बारे में मुझे बताने लग गई है। तो एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब ये मुझे अपने बारे में सब कुछ बताएगी। मैंने इसी उम्मीद पर उससे ज़्यादा बहस नहीं की थी। ऐसा ही चलता रहा। मुझे ये औरतें अपनी चीज़ें बताती और मैं इनको चीज़ें लाकर देता और काफ़ी देर इनके साथ बैठा बातें करता रहता। इनके मसले मसाइल पे इनको समझाता। जेल के हालात तो पहले ही बहुत नागवार थे। इस हफ्ते फिर मुझसे फातिमा ने इसी करीम का जिक्र किया और कहा कि मुझे वो करीम चाहिए। वो सिर्फ मुझसे करीम के मुतल्लिक ही बात करती थी, वैसे मेरी किसी बात का जवाब ना देती। मैं भी ये सोचता कि आहिस्ता आहिस्ता खुद ही मेरे साथ मानूस हो जाएगी और जेल की दूसरी औरतों की तरह फातिमा भी मुझसे अपने दिल की बात कहने लगेगी। मैं इस इंतज़ार में था कि वो कब अपने दिल की बात मुझसे करे और मुझे पता चले कि ये जेल में किस जुर्म की सज़ा काट रही है। इस दफ़ा मैंने फिर इसे यही सवाल किया कि फातिमा, ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें यहाँ जेल में आना पड़ा? वो खामोश खड़ी मेरा मुंह देखती रही, लेकिन मेरे किसी सवाल का जवाब ना दिया। अभी मैं उससे बात कर ही रहा था कि जेलर का एक आदमी अंदर आया और उसने कहा कि फातिमा, तुम्हें जेलर साहब बुला रहे हैं। फातिमा थर थर कांपने लगी। ऐसे लगता था जैसे इसके ऊपर कोई पहाड़ गिर गया हो। सब औरतें इसका साथ देने लगी और कहने लगी, जाके कह दो अपने जेलर से, हम फातिमा को नहीं आने देंगे। सारी औरतें बगावत पर उतर आईं क्योंकि सब जानती थी कि जेलर फातिमा को क्यों अपने पास बुला रहा है। जेलर के खास आदमी के बहुत कहने के बावजूद भी औरतों ने फातिमा के आगे घेरा डाल दिया और कहने लगी कि जाओ कह दो अपने जेलर से कि हम फातिमा को किसी कीमत पर नहीं जाने देंगे। गुस्से से नीला पीला होता चला गया। मैं ये सारा मामला देख रहा था कि अचानक से जेलर खुद आया और मेरी आंखों के सामने फातिमा को घसीटते हुए अपने साथ ले गया और मैं ये सब तमाशा देखता रह गया और चाहकर भी मैं इसकी कोई मदद ना कर सका। मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। मेरी रूह तड़प उठी ये हालात देखकर। मेरे बस में नहीं था कि मैं सारी औरतों को यहाँ से आज़ादी दिलवा देता। मेरा दिल बहुत रो रहा था कि इतने में जेलर के खास आदमी ने मुझे कंधे से पकड़कर धक्के देकर जेल से बाहर निकाल दिया। इनके पास ताकत भी थी और वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते थे और जिस पे चाहते थे जुल्म ढा देते थे। आज सारी रात फातिमा का चेहरा मेरी आंखों के से एक मिनट के लिए भी ना हटा। मैं इस बच्ची की बेबसी पर रोता रहा। सिवाय रोने के मेरे पास करने के लिए और कुछ भी ना था। काश मैं उसके लिए कुछ कर सकता। मैंने अपने एक दोस्त से जेल के हालात के बारे में बात की और फातिमा के बारे में सब कुछ बता दिया।
मैंने उससे कहा कि अगर तुम मेरी इतनी मदद कर सकते हो कि मैं जेल में रोज़ जा सकूं, तो मेरी ड्यूटी ऐसी लगवा दो कि मेरा रोज़ में जेल में आना जाना शुरू हो जाए। उसके मामू डीपीओ थे। हाई पोस्ट पर होने की वजह से उसके मामू मेरे लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते थे। उसने अपने मामू से बात करके किसी बहाने से मुझे जेल में रोज़ की बिना पर काम दिलवा दिया। अब मैं रोज़ जाता और रोज़ औरतों की ज़रूरियात की अशिया मुहैया करने लगा। बिल्किस आपा जेल की सबसे पुरानी कैदी थी। मैंने बिल्किस आपा से फातिमा के बारे में बात की। मैंने उनसे कहा कि किसी तरह फातिमा को मेरे साथ ऐसी मुलाकात करवाएं जिससे मुझे अपनी सारी सूरत हाल बयान कर सके, ताकि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं। अब मैं रोज़ चीज़ें लेकर आता। फातिमा मुझसे रोज़ ही अपनी ज़रूरत की वो करीम मंगवाती। मुझे अजीब सी उलझन होने लगी कि ये इतनी करीम का आखिर करती क्या है। एक दिन मैंने छुप कर देखा तो मेरे पसीने छूट गए। फातिमा ने तो आधी जेल को इसी क्रीम में लगा रखा था। सब औरतें मिलकर फातिमा के साथ इस क्रीम से कुछ तैयार कर रही थी। मैंने रंगे हाथों इनको पकड़ लिया, इसलिए अब मुझसे ये कुछ छुपा नहीं सकती थी। मैंने फातिमा से कहा, मैं ये करीम तुमसे बहुत पूछा है, लेकिन तुमने आज तक अपना राज मेरे साथ शेयर नहीं किया। आज तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें जेल में आना पड़ा। इस करीम से तुम क्या करती हो जो सारी औरतें तुम्हारा साथ देती हैं? फातिमा ने मुझे बताया कि मेरा ताल्लुक एक गरीब खानदान से था। मेरे बाप ने फ्रूट की रेडी लगाकर मुझे पढ़ाया लिखाया। मैं बहुत लायक थी। मुझे साइंस पढ़ने का शौक था बहुत। इसलिए मेरा ज़्यादा टाइम लेबॉर्ट्री में ही गुजरता। मैं लेबॉर्ट्री में केमिकल्स के साथ मेडिसिन तैयार करना सीख रही थी। मेरा बाप मेरी भारी फीसें अदा करने के लिए गली गली मारा मारा फिरता। मेरी माँ लोगों के घरों का काम करके मेरे लिए पैसे जमा करती। मैं अपने माँ बाप का वाहिद सहारा थी। वो चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर किसी ऐसी नौकरी पर लग जाऊँ कि इनकी सारी मोहताजी खत्म हो जाए। मैं अपने अब्बा से हमेशा कहती कि एक दफ़ा मुझसे पढ़ लिख कर किसी अच्छी पोस्ट पर लग लेने दें। मैं आपको रेडी का काम छुड़वा देना है और अम्मा को सारे घरों का काम छुड़वा देना है। मैं आपकी बेटी नहीं बेटा बनकर आपको दिखाऊंगी। मैं हमेशा माँ बाप को ये तसल्लियां देती। वो मेरा मुंह चूमते और मेरे सर पर प्यार देकर ढेरों दुआएं देते। लेकिन कौन जानता था कि कौन हैवान किस हद तक ताक में बैठा है मेरी लेबोरेटरी के साथ, जो कि मेडिसिन में बनाना सिखाते थे। मैं इनसे बहुत इज्जत करती थी। इनकी हर बात मानना मेरे लिए हरफ आखिर था, क्योंकि मैं बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कि उस्ताद माँ बाप का दर्जा रखते हैं। मैं अपने स्कूल में भी अपने उस्ताद की बहुत इज्जत करती थी। ऐसे ही मेरे सर पर ये मेरे बायसे इज्जत थे। मेरी आंखें तो इनकी इस दिन खुली जिस दिन सर ने अपनी हकीकत उस पर जाहिर की। एक दिन मुझे अकेली पार्क मेरे सर ने मेरे साथ वो सब किया जो वो चाहता था। मेरी मासूम जिंदगी को उसने तार तार करके रख दिया। जिन बातों का भी मुझे दूर दूर तक कुछ पता ना था, उसने मेरे अंदर मेरे वजूद में वो जहर घोल दिया। वो रोज मेरे वजूद से खेलता था और फिर मुझे जान से मार देने की धमकी देता कि मैं किसी को कुछ ना कहूँ। अगर मैंने किसी को इस बात का जिक्र किया तो मुझे जान से मार देगा। मैं अब इस सब की आदी बन चुकी थी और हर दूसरे दिन वो मुझे ऐसे ही इस्तेमाल करता और मरता छोड़ देता। मैं उसके जुल्म से बहुत तंग आ चुकी थी। इस दौरान मैं हामिला हो गई। मेरा बेचारा बाप सदमा बर्दाश्त ना कर सका ये और अपनी जान से हाथ धो बैठा। मैं अपने बाप की मौत का जिम्मेदार इस हैवान को ठहराती थी। मुझे हमला करने के बाद उसका दिल नहीं भरा। मैं उसकी मुसलसल हवस का निशाना बनने की वजह से बीमार रहने लगी और इस इंसान ने मुझे और मेरे बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया और जबरदस्ती मेरा अबॉर्शन करवा दिया। लेकिन अपनी आदत नहीं बदली। वो रोज मेरे ऊपर ऐसे ही जुल्म सितम ढाता। एक दिन गुस्से में आकर मैंने उसका कत्ल कर दिया, जिसकी सजा मैं यहाँ जेल में भुगत रही हूँ। मुझे मेरे किए पर कोई पछतावा नहीं। मेरा बस चले तो मैं इस जैसे तमाम हैवानों को जान से मार दूँ। मैंने उसकी बात सुनी तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। एक उस्ताद जिसको इंसान अपने माँ बाप का दर्जा देता है, वो कैसे अपने स्टूडेंट से इस तरह की हरकत कर सकता है? मुझे उसकी बात सुनकर बहुत तकलीफ हुई। मैंने दिल में ठान लिया था कि मैं इस लड़की को यहाँ से आज़ाद करवा कर ही रहूंगा। मैंने उससे वादा किया कि तुम परेशान मत हो, मैं किसी तरह तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। वो बेगुनाह थी। उसने अपनी इज्जत के लुटेरे को उसके अंजाम तक पहुंचाया था। ऐसे लोगों का यही अंजाम होना चाहिए, पर हमारा कानून इस चीज को नहीं मानता। मैंने उससे पूछा कि तुम इस क्रीम का क्या करती हो, तो फातिमा ने मुझे बताया कि मैं इस क्रीम से एक दवा तैयार कर रही हूँ। एक ऐसी दवाई जो किसी भी इंसान को दी जाए तो उसके अंदर स्लो पॉइजन का काम करेगी। क्योंकि मैं लेबोरेटरी में मेडिसिन तैयार करने का ही काम करती थी, इसलिए मैं जानती थी कि इस क्रीम से कौन सी दवाई कैसे तैयार की जा सकती है। मैंने जेल के हालात देखे तो ये हमारी बाहर की जिंदगी से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। यहाँ पर भी हमारी इज्जत हिफाजत के बहाने इज्जतों से खेला जाता है। मैं ये दवाई तैयार करके हर इस औरत को दूंगी जो बेबस और लाचार है, और सबको ये नसीहत करूंगी कि हर इंसान को ये दवाई खिलाए जो हम जैसी मासूम बेसहारा लड़कियों की इज्जतों से खेलते हैं। पापा ने अपना सारा राज मेरे साथ शेयर कर लिया था। मुझे इस पर बहुत तरस आ रहा था। मैंने उसे समझाया कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तो मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम्हें यहाँ से बहुत जल्द ले जाऊंगा। तो वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, ऐसा कभी नहीं होगा। ये जेल एक ऐसी दलदल है जहाँ सिर्फ बंदा डूबता ही चला जाता है।
हमें कभी आज़ादी नसीब नहीं होगी क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम ही खराब है। जो सज़ा देने वाले हैं वो खुद ऐसे कामों में मुलव्वस है कि इनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, और मुझे वैसे भी किसी से कोई उम्मीद नहीं है। फातिमा ने मुझे कहा, तुम्हारा दिल करता है तो बाहर जाके सबको ये राज उगल देना। अगर तुम समझते हो कि हम गलती पर हैं तो तुम जाकर सबको बता सकते हो, और अगर तुम्हें लगता है कि हम लोग ठीक हैं तो फिर ये राज कभी किसी पर जाहिर मत करना। मैं फातिमा की सारी बात सुनकर खामोश रहा। कह तो वो सही रही थी। आज का मर्द किसी जंगली जानवर से कम नहीं था, और उसने अपने इर्द गिर्द ऐसे ही मर्दों से ठोकर खाई थी। इसका मर्द जात से यकीन ही उठ गया था। उसने औरतों का साथ हासिल करके वो दवाएं तैयार की, और जो कोई इनकी हवस अपनी निशाना बनाता, ये किसी न किसी चीज में उसको ये दवा मिलाकर पिला देती। ऐसे वो इस काबिल ही ना रहता कि वो किसी और औरत की इज्जत के साथ खेल सके। वो हमेशा कहती थी कि एक बंदा खराब हो तो उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन पूरा सिस्टम खराब हो तो इस सिस्टम को ठीक नहीं किया जा सकता। उसने अपने मकसद को पूरा करने में कोई कसर ना छोड़ी। वो जेलर जो रोज उसे अपनी हवस का निशाना बनाता और उसकी इज्जत पामाल करता था, उसे सबसे पहले ये दवाई उस पर आजमाई। जेलर को पता नहीं कैसी बीमारी हुई कि उसका इलाज पूरे पाकिस्तान में किसी के पास ना था। किसी डॉक्टर को समझ ना आती कि आखिर इनमें ये बीमारी कैसे फैल रही है। लोगों का रुझान बहुत ज्यादा जेल की तरफ था। जब हर किसी को लोगों ने बीमारी में मुब्तला होते देखा तो बहुत सारे लोग इस डर से जेल में अपनी हवस मिटाने के इरादे से आना छोड़ चुके थे। फातिमा ने सब औरतों का सहारा बन के सबकी जान इस गंदे मुआशरे से छुड़वाई। वो देखने में तो 14 साल की थी, लेकिन दुनिया ने उसे बहुत बड़ा बना दिया था। जुल्म के थपेड़े जब किसी के गाल पर पड़ते हैं तो अच्छे अच्छे को मजबूत कर देते हैं। फातिमा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसने बहुत कुछ खोया था, अपने माँ बाप, अपनी इज्जत, और सबसे बढ़कर अपना बच्चा। उसके अंदर इस गंदे सिस्टम को खत्म करने की जो आग थी वो अब लावा बन चुकी थी, और इस आग से कोई बच नहीं सकता था। इस आग की लपेट में हर वो इंसान आया जो मजलूम बच्चियों के साथ खिलवाड़ करता था।